आज का हमारा प्रकरण है ओज गुण। ओज गुण के बारे में आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे ओज का शाब्दिक अर्थ। ओज का शाब्दिक अर्थ तेज, दीप्ति, कांति, चमक, आभा, जोश या उत्साह होता है। दूसरी बात देखेंगे ओज का विलोम शब्द। कई बार पूछ लिया जाता है ओज का विलोम शब्द। ओज का विलोम शब्द देखो मर्द्यु, मर्दुल, मार्दव या कोमलता भी हो सकता है। विकल्प के अनुसार हमें ध्यान रखना है। ओज का विलोम शब्द है वो मृदु, मृदुल, मार्दव या कोमलता भी हो सकता है। ओज गुण, ओज का शाब्दिक अर्थ तेज, दीप्ति, कांति, चमक, आभा, जोश या उत्साह। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। कई बार प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है कि ओज का शाब्दिक अर्थ है। देखो काव्य गुण के प्रकरण में हमने काव्य गुण को ले लिया, फिर माधुर्य गुण को पढ़ लिया। आज हमारा ये दूसरा काव्य गुण है ओज गुण। और ओज गुण में हमने इसका विलोम शब्द और इसका शाब्दिक अर्थ देख लिया। अब देखते हैं ओज गुण की परिभाषा। ओज गुण की परिभाषा क्या है ये देखते हैं। तो माधुर्य गुण की परिभाषा आपको पता ही होगा क्योंकि हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है माधुर्य गुण किसे कहते हैं। तो यदि आपको माधुर्य गुण की परिभाषा अच्छे से याद है तो ओज गुण की परिभाषा में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखो ओज गुण की परिभाषा। और ओज गुण की परिभाषा में देखेंगे कि परुष ध्वनियों से युक्त, परुष ध्वनियों से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक के हृदय में ओज या कांति उत्पन्न हो जाए वहां ओज गुण होता है। ओज गुण होता है। ये ओज गुण की परिभाषा है कि ओज गुण किसे कहते हैं। परुष ध्वनियों से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक के हृदय में ओज या कांति उत्पन्न हो जाए वहां ओज। फिर इसी को मैं अलग प्रकार से लिखूं तो ये देखो ओज काव्य का वह गुण है, ओज काव्य का वह गुण है जिसको पढ़ने या सुनने से
पाठक या श्रोता के मन में उत्साह या उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न हो जाती है। ये भी इसकी परिभाषा है कि ओज काव्य का वह गुण है जिसको पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न हो जाती। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। परुष ध्वनियों से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक के हृदय में ओज या कांति उत्पन्न हो जाए, वहां ओज गुण होता है। इससे पहले देखो हमने पढ़ा था माधुर्य गुण, और माधुर्य गुण में ये पढ़ा था कि कोमल कांत पदावली से युक्त। क्या पढ़ा था? कोमल कांत पदावली से युक्त। लेकिन यहाँ देखो कौन सी ध्वनियों से युक्त है? परुष ध्वनियों से युक्त। परुष ध्वनियों को श्रुति कटु ध्वनियां भी कहते हैं। श्रुति कटु ध्वनियां, ये बात आप ध्यान रखें। इस श्रुति कटु ध्वनियां भी कहते हैं। कौन सी ध्वनियों को? परुष ध्वनियों, यानी सुनने में कठोर लगने वाली ध्वनियां, उन्हें क्या कहते हैं? परुष ध्वनियां कहते हैं। और ऐसी ध्वनियों से युक्त काव्य, यानी जो सुनने में कठोर लगने वाली ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों से युक्त काव्य जिसको पढ़ने पर क्या होगा? ओज या कांति उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरी बात ये देख लो कि ओज काव्य का वह गुण है जिसको पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न। फिर यदि तीसरी बात लिखूं तो ये देख लो, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक के हृदय में ओज या कांति उत्पन्न हो जाए, ओज या कांति उत्पन्न हो जाए, वहां ओज गुण होता है। ओज गुण होता है। ये तीन बातें आपको परिभाषा संबंधी याद रखनी। परुष ध्वनियों से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक के हृदय में ओज या कांति उत्पन्न हो जाए, वहां ओज गुण होता है। ओज काव्य का वह गुण है जिसको पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से पाठक के हृदय में ओज या कांति उत्पन्न हो जाए, वहां ओज गुण होता है। तीनों ही बहुत आसान सी बात है। देखो दो गुण, ये दूसरा गुण हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने माधुर्य गुण को अच्छे से पढ़ लिया है। अब ये दूसरा है ओज गुण। काव्य गुण के हमने मुख्य रूप से तीन भेद किए थे, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये दूसरा है हमारा। और इसमें आपको ये ध्यान रखना, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है।
माधुर्य गुण की परिभाषा थी कि कोमल कांत पदावली से युक्त, और यहाँ है परुष ध्वनियों से युक्त। केवल इतना ही अंतर है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं ओज गुण की विशेषताएं, क्योंकि ओज का स्वरूप है वो इसकी विशेषताओं से प्रकट होगा। ओज गुण की विशेषताएं देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ओज काव्य में कैसे पता चले कि यहाँ ओज गुण है। ये तो हो गया कि ऐसा काव्य जिसको पढ़ने से मन में उत्साह उत्पन्न हो जाए या उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, या ये मान लो आप सीधा सा कि वीरता का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां ओज गुण होता है। अब है ओज गुण की विशेषताएं, ये आपको बहुत जरूरी याद रखनी है। ओज गुण की विशेषताएं, इससे ओज गुण का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है, और ये है कि इसमें परुष ध्वनियों का प्रयोग होता है। परुष ध्वनियों का प्रयोग होता है। अब हमें ये ध्यान रखना कि परुष ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि परुष ध्वनियां किसी एक ध्वनि का नाम तो परुष है नहीं, ध्वनियों का समूह है। तो कौन कौन सी है, उसमें आप कॉपी और पेन ले लो और लिख लो। इसमें 1 नंबर लगा के लिखो टै वर्ग का प्रयोग। टै वर्ग का प्रयोग, और इसमें टै वर्ग में देखो टै, ठै, डै, ढै, णै, ये व्यंजन आते हैं। ये हमने देखो माधुर्य गुण में ये पढ़ा था, टै वर्ग का प्रयोग माधुर्य गुण में वर्जित होता है, लेकिन ओज गुण में टै वर्ग का प्रयोग होता है। क्योंकि टै वर्ग है, ये कौन सी ध्वनि है, परुष ध्वनि है। इसके बाद दूसरी बात लिख लो, रेफ का प्रयोग। रेफ का प्रयोग, रेफ के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया, आप जानते भी हैं। रे के विभिन्न रूप, जैसे मान लो ये है, ये है, या ये रे के विभिन्न रूप, इसका प्रयोग भी ओज गुण में होता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, व्यंजन द्वित्व का प्रयोग। व्यंजन द्वित्व का प्रयोग। अब आप ये जानेंगे कि व्यंजन द्वित्व क्या होता है, तो बहुत आसान सी बात है। देखो, 2 व्यंजन बिना स्वर की बाधा के एक ही व्यंजन 2 बार प्रयुक्त हो जाए, बीच में स्वर की बाधा न हो, एक व्यंजन 2 बार प्रयुक्त हो जाए, जैसे ये 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 ये, यानी समान व्यंजन 2 बार प्रयुक्त हो जाए। अब ये कैसे होंगे, ये देखो, जैसे बच्चा, कच्चा, पक्का, मक्का, खट्टा, ये, यानी देखो 2 छे, यहाँ कोई स्वर की बाधा नहीं है, यहाँ भी 2 छे, कोई स्वर की बाधा नहीं है, यहाँ 2 कै स्वर की बाधा नहीं है, यहाँ 2 कै कोई स्वर की बाधा नहीं है, यहाँ 2 टै कोई स्वर की बाधा नहीं है। ऐसा जहां होता है वहां कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है, क्योंकि ये परुष ध्वनियों में माना जाता है। इसके बाद अगली विशेषता देखो,
अगली विशेषता है संयुक्ताक्षरों का प्रयोग। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग, ये आप जानते ही हैं कि 4 तो संयुक्ताक्षर मूल हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ञ और स्र। ये 4 तो मूल हैं। इसके बाद हम संयुक्ताक्षरों का निर्माण भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये, फिर द में ये लगाएंगे तो आपका ये, फिर जैसे ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। परुष ध्वनियों का प्रयोग होता है। परुष ध्वनियां कौन कौन सी हैं ये हम पढ़ रहे हैं। तय वर्ग का प्रयोग, रेफ का प्रयोग, व्यंजन द्वित्व का प्रयोग, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग। इसके बाद आगे और देखो, इसके बाद है अगली जो परुष ध्वनि है वो है अल्प प्राण से युक्त महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग। अल्प प्राण से युक्त महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग। इसके बाद अगली है, देखो अल्प प्राण से युक्त, वो आप जानते ही हैं, जैसे च है अल्प प्राण, और च का महाप्राण क्या होता है? छ। ऐसे ही जय अल्प प्राण है, जय का महाप्राण क्या होता है? जय। इस प्रकार का प्रयोग है वो भी ओज गुण में परुष ध्वनियों में माना जाता है। इसके बाद देखो ये हो गया। इसके बाद है दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग। दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग, यहाँ देखो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना कि माधुर्य गुण में हमने पढ़ा था कि या तो सामासिक पदों का प्रयोग होता नहीं, और होता है तो लघु सामासिक पदों का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ ओज गुण में क्या है? दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग होता है। इसके बाद देखो अगली विशेषता, ये तो परुष ध्वनियों की बात थी। परुष ध्वनियों में आपको अच्छे से याद रखना है कि परुष ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं। तय वर्ग का प्रयोग, रेफ का प्रयोग, व्यंजन द्वित्व का प्रयोग, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग, अल्प प्राण से युक्त महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग और दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो एक ही विशेषता हुई है। दूसरी विशेषता देखो, अब इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं कि इसमें और क्या होता है। ये ध्वनियां आपको याद रखनी है कि ओज गुण में परुष ध्वनियों का प्रयोग होता है और परुष ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है। उसके बाद देखो इसमें आपको ये याद रखना है कि ओज गुण में अलंकारिता व कलिष्ठता पाई जाती है। कलिष्ठता होती है। ये ओज गुण में अलंकारिता व कलिष्ठता होती है। अलंकारिता में एक बात है, ये आपको ध्यान रखनी है, और वो ये ध्यान रखना है
कि विशेष रूप से वैसे सभी अलंकार प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन विशेषता है विशेष रूप से अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल अनुप्रास अलंकार ही होगा ओज गुण में। ओज गुण में सारे अलंकार होते हैं, लेकिन विशेषता है कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद ये बिंदु आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है कि ओज गुण में चित्त को उद्दीप्त करने वाली शैली का प्रयोग होता है। ओज गुण में चित्त को उद्दीप्त करने वाली शैली का प्रयोग होता है। फिर अब इसकी 2-3 विशेषताएं और प्रमुख हैं, वो आपको, तो ये आप बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ओज गुण का संबंध कौन कौन से रसों से होता है। ओज गुण का संबंध है वो विशेष रूप से कौन कौन से रसों से होता है, तो ये ध्यान रखिए आप। और ये देखो वीर रस में तो इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। दूसरी बात है रौद्र रस। दूसरा जो रस है वो कौन सा रस है? रौद्र रस। और तीसरा है वो है विभत्स रस। ये 3 रसों के नाम आपको ध्यान रखने। ओज ये फर्स्ट ग्रेड यानी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ओज गुण का संबंध कौन से रस से नहीं होता है, और वहां चौथा विकल्प था भयानक रस। अब उत्तर अपने आप ही आ गया। ये पूछा हुआ है कि ओज गुण का संबंध है निम्न में से किससे नहीं है? वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस। तो उत्तर सीधा सा ही हो जाता, कौन से नहीं है? भयानक रस से नहीं। ये आपको ध्यान रखना कि ओज गुण का संबंध 3 रसों से है, वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस, भयानक रस से नहीं। इसके बाद अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति से होता है। गौड़ी रीति से होता है। ये भी पूछा हुआ है कि ओज गुण का संबंध किस रीति से है? गौड़ी रीति से। गौड़ी रीति का आधार क्या है? ओज गुण। इससे पहले हमने माधुर्य गुण के बारे में चर्चा की थी और उसमें पढ़ा था वो माधुर्य गुण में हमने पढ़ा था कौन सी रीति? वेदर्भी रीति। कौन सी? वेदर्भी रीति। और यहाँ ओज गुण में कौन सी रीति? गौड़ी रीति। फिर एक बात और ध्यान में रखनी है कि ओज गुण का संबंध
परुषावर्ती से होता है, परुषावर्ती से होता है। ये आपको इसकी विशेषताएं याद रखनी। ये विशेषताएं यदि आपको पता है तो ओज गुण का प्रश्न कभी भी किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा, क्योंकि इन विशेषताओं से इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। विशेषताएं एक बार फिर देख लो कि ओज गुण में परुष ध्वनियों का प्रयोग होता है। कौन सी ध्वनियों का? परुष ध्वनियों का प्रयोग होता है। परुष ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ट वर्ग का प्रयोग, रेफ का प्रयोग, व्यंजन द्वित्व का प्रयोग, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग, साथ ही अल्प प्राण से युक्त महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग, दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग। ये कौन सी ध्वनियां हैं? परुष ध्वनियां। इनका प्रयोग होता है। एक विशेषता स्पष्ट होगी। दूसरी विशेषता ओज गुण के बारे में हमने पढ़ा था कि ओज गुण में क्या होता है? चित्त को उद्दीप्त करने वाली शैली का प्रयोग होता है। फिर ओज गुण में अलंकारिता व क्लिष्टता, ये बातें हमने पढ़ी। इसके बाद हमने पढ़ा कि ओज गुण का संबंध कौन कौन से रसों से होता है। तो वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस। फिर हमने बात की कि ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति से होता है। गौड़ी रीति का आधार गुण कौन सा है? ओज गुण है। फिर ओज गुण का संबंध परुषावृत्ति से होता है। ये थी ओज गुण की विशेषताएं। ओज गुण की परिभाषा में हमने देखी कि परुष ध्वनियों से युक्त ऐसा काव्य जिसको पढ़ने, देखने या सुनने से पाठक, दर्शक या श्रोता के मन में ओज या कांति उत्पन्न हो जाए, वहां ओज गुण होता है। इसके बाद अब देखते हैं इसके उदाहरण। ओज गुण का उदाहरण देखो। उदाहरण में सारी ये विशेषताएं हैं वो आपको मिल जाएंगी। हमने जो इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं वो विशेषताएं उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि मिलती हैं या नहीं। जिस काव्य को पढ़ने पर वीरता का भाव जगे, वहां निश्चित रूप से कौन सा काव्य गुण होता है? ओज गुण होता है। यह आप ध्यान रखें। इसके बाद देखो इसके उदाहरण। और उदाहरण में देखो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है रुंड गिरे। है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे। है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे। है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, है विवल वितुंड गिरे। है विवल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। ये देखो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और युद्ध क्षेत्र का वर्णन। वर्णन किसका है? युद्ध भूमि का वर्णन है। रुंड गिरे, आप जानते हैं का अर्थ क्या होता है? घोड़ा।
और गज हाथी। अरि यानी शत्रु, अग्नि यानी भूमि या पृथ्वी, यानी कि युद्ध क्षेत्र में ऐसी मारकाट मची कि हाथी घोड़े ये कटकर उनके अंग अंग बिखरी है। तो ये इसको पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। देखो टय वर्ग का प्रयोग हो रहा है, टय वर्ग का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, इसमें पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि परुष ध्वनियों का प्रयोग है और वीरता उत्साह का भाव जागृत हो रहा है। इसलिए कौन सा काव्य गुण है? ओज। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विषहीन विनित और सरल हो। इसमें भी कौन सा काव्य गुण है? ओज गुण है। एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण आप देख सकते हैं कि चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख से, बुंदेले हर बोलों के मुख से, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। ये भी ओज गुण का उदाहरण है कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख से, हमने सुनी कहानी थी। तो 3 उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। इससे आपके ओज गुण का स्वरूप स्पष्ट होता है। वीरता का भाव, उत्साह या तेजस्विता या उत्तेजना उत्पन्न हो। दूसरा, परुष ध्वनियों का प्रयोग हो। ऐसे ही एक और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, वो और देखो, पूछ लिया जाता है। आपको ये पंक्तियां देंगे और ये पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा काव्य गुण है, तो आप इसको पढ़ते ही स्पष्ट हो जाएगा कौन सा काव्य गुण है। ओज गुण है। फिर एक उदाहरण और है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। और वो देखो, सत्य कहता हूं सखी, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा जानो मुझे, तत्पर सदा जानो मुझे। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा जानो मुझे। अभिमन्यु का कथन है, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु को जब भेजा जाता है तब उसका ये कथन है। और ये आपको चारों उदाहरण ध्यान रखने हैं, अच्छे से ध्यान रखने हैं।
और हमारा ओज गुण है वो इसी के साथ पूरा होता है। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। पूरा हमने पढ़ लिया है। ओज का शाब्दिक अर्थ, ओज के विलोम शब्द, और फिर ओज गुण की परिभाषा, ओज गुण की विशेषताएं और ओज गुण के उदाहरण। इसमें यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद।